नमस्कार। इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आज की वार्ता में हम लोग हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल के आलोक में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं, सामान्य प्रवृत्तियों की भी चर्चा करेंगे। उसकी कुछ खूबियों और खामियों पर भी नजर दौड़ाएंगे। रीतिकाल में एक सामान्य प्रवृत्ति दरबार की है और दरबारीपना की है। प्रायः जितने सामंत हैं, राजा हैं, नवाब हैं, महाराज हैं, अमीर उमराव हैं, सबके अपने अपने दरबार हैं। सबके अपने अपने दरबार अपनी तरह से सजते हैं। उन सभी दरबारों में कवि हैं, नर्तकियां हैं, वैश्याएं हैं, गणिकाएं हैं, गवैया हैं, बजैया हैं, और सभी लोग अपने अपने ढंग से अपनी कला की प्रस्तुति करते हैं और अपनी कला की प्रस्तुति कर करके अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करते हैं और एवज में कुछ मानदेय, कुछ वृत्ति, कुछ स्कॉलरशिप, कुछ मोहरें, यहाँ तक कि बहुत सारे गांव भी दान में प्राप्त करते हैं। तो आम तौर पर दरबार और दरबारीपना की स्थिति दिखाई देती है। और एक प्रवृत्ति जो प्रमुख रूप से दिखाई देती है, जिसकी चर्चा भी मैंने पिछले वीडियो में की थी, स्वामिनः सुखाय की। सारे कवि लोग, सारे रचनाकार लोग स्वामी कैसे प्रसन्न हो, स्वामी कैसे सुखी हो, खुश हो जाए और खुश हो करके वह अधिकाधिक रूप में रुपए, माल, असबाब, खजाना प्रदान करने लग जाए, इसकी जुगत में उस समय के कवि लोग रहते थे। इस संदर्भ में एक चीज और ध्यातव्य है कि उस समय के रचनाकार साहित्य मर्मज्ञ तो थे ही, साहित्य रस के रसिक तो थे ही, उस समय के राजा भी या जो आश्रयदाता थे वे भी अत्यंत साहित्य मर्मज्ञ थे, साहित्य रस के रसिक थे। इस बात की परिपुष्टि के लिए हम लोग एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहारी लाल एक बार अपनी वृत्ति प्राप्त करने के लिए राजा जयसिंह के दरबार में जयपुर गए और वहां उनको पता चला कि राजा जयसिंह तो अपने महल से, अपने अंतःपुर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, रंग महल से। वे तो बराबर अपनी नवविवाहिता पत्नी जो अनंत कुमारी हैं उन्हीं के प्रेम जाल में, प्रेम पाश में फंसे हुए रहते हैं। उनको तो राजकाज से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो यह सुनकर के बिहारी लाल को दुख हुआ और उन्होंने जुगत करके सरदारों के द्वारा एक दोहा लिख करके राजा जय सिंह के पास किसी तरह से पहुंचवाया। दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही शोबधयो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि जैसे ही उस दोहा को राजा जय सिंह ने पढ़ा, वे तुरंत अपने रंग महल से बाहर आए, बिहारी लाल को उन्होंने गले लगाया और उस दोहा को सुन करके राजा जय सिंह अति प्रसन्न हुए और वे पुनः अपने
कर्तव्य पथ पर बढ़ चले और अपने राजकार्य में लग गए। तो मेरे कहने का आशय ये है कि उस समय के घर साहित्यकार रसिक थे, साहित्य मर्मज्ञ थे, तो उस समय के आश्रयदाता भी कम साहित्यज्ञ या साहित्य के मर्मज्ञ नहीं थे, वे भी बहुत साहित्य रस के रसिक थे। बिहारी लाल ने दोहा भिजवाया, प्रेषित किया, अगर राजा जैसी उस प्रवृत्ति के नहीं होते, उस दोहा को समझने के काबिल नहीं होते, या समझते भी और उस रस के रसिक नहीं होते, तो उनको दंडित भी कर सकते थे, उनको पनिशमेंट भी दे सकते थे। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि उस समय के जो राजाश्री कवि हैं, जिनको राजाश्रय प्राप्त है, वे तो साहित्य रस के रसिक हैं ही, साहित्य के मर्मज्ञ हैं ही। उस समय के आश्रयदाता जो राजा हैं, वे लोग भी साहित्य के मर्मज्ञ हैं। एक बात और इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बहुत सारे जो राजा हैं, बहुत सारे जो सामंत हैं या महाराज हैं, स्वयं साहित्य के रचनाकार हैं। अगर राजा जसवंत सिंह को देखें, जिनकी प्रसिद्ध रचना भाषा भूषण है, महाराज विश्वनाथ सिंह को देखें, महाराज रघुनाथ सिंह को देखें, द्विजदेव को देखें, तो ऐसे बहुत सारे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जो स्वयं साहित्य के रचनाकार हैं, साहित्य रचने वाले हैं और साहित्य के मर्म को बूझने वाले हैं। एक चीज और है कि उस समय के जो सामंत हैं, राजा हैं, प्रायः श्रृंगारिक प्रवृत्ति के हैं, भोग विलासी प्रवृत्ति के हैं। इसीलिए उनकी उस प्रवृत्ति को लक्षित करके ही ये सारे रचनाकार जो है श्रृंगारिक रचना, आलंकारिक रचना और भोग विलास को जो रचना उद्दीप्त करे, उस तरह की रचना को वो रचते हैं और उस तरह की रचनाओं को सामने लाते हैं। ये आमतौर पर स्थिति दिखाई देती है। जितने आश्रयदाता हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनकी रुचि, उनकी जीवन शैली भोग विलास में निमग्न रहने वाली है, रत रहने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय के साहित्यकार उनके इस मत को, मन को परिपुष्ट करने के लिए उसी तरह की रचना करते हैं। हाँ, जो राजा दूसरे रस के रसिक हैं या दूसरी भावधारा के हैं, तो उनके जो आश्रय कवि हैं, वे उस तरह की रचना भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग भूषण को देख सकते हैं, उसकी रचनाओं को देख सकते हैं। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के संरक्षण में रहे, राजाश्रय में रहे, और सचमुच महाराज शिवाजी और छत्रसाल महाराज वीर रस के पथिक थे। और उनका जो सामान्य जीवन था, उनका जो वास्तविक जीवन था, वह वीर का था, योद्धा का था। तो उनके जो आश्रय कवि भूषण हैं, वे उसी तरह की रचना करते हैं, वीर रस की। भूषण एक तरह से अकेले महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने इस श्रृंगार काल में श्रृंगार रचना रचने वाले कवियों की जमात में वीर रस की रचना की है, वीर रस को प्रस्तुत किया है। उन्होंने तो लिखा है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और उन्होंने महाराज शिवाजी की प्रशंसा में अनेक कविताओं की रचना की है, और कहा जाता है कि शिवाजी ने अति प्रसन्न होकर के उनको एक एक कविता पर लाख लाख रुपए तक प्रदान किए। भूषण की एक प्रसिद्ध कविता है, कवित्व है, इंद्र जिमी जम्भ पर, वाडव सुअम्भ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर, शंभुरतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर ज्यों मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलेक्ष वंश पर शेर शिवराज है। महाराज शिवाजी की प्रशंसा उन्होंने भूरी भूरी रूप में की है। तो
जिस मानसिकता के, जिस प्रवृत्ति के उस समय के शासक हैं, आश्रयदाता हैं, उसी मानसिकता, प्रवृत्ति, रुचि को लक्षित होकर के उस समय के कवि जो हैं वे अपनी रचनाओं को रचते हैं और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। एक चीज और ध्यान में आती है कि उस समय के जो रचनाकार हैं, उस समय के जो कवि हैं, वो किसी एक दरबार से ही चिपके हुए नहीं हैं या एक दरबार से ही संबद्ध नहीं है। उनका आना जाना अनेक दरबारों में होता रहता है, वे अनेक दरबारों में आते जाते रहते हैं और अनेक दरबारों से उन्हें वृत्ति, स्कॉलरशिप प्राप्त होते रहती है। कभी कभी तो हमको लगता है कि उस समय के जो राजाश्रय कवि हैं उनकी स्थिति आजकल के जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले अभियंता हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर हैं, उनकी तरह है। आजकल के जो उस तरह के इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इंजीनियर हैं, वे जैसे ही देखते हैं कि अमुक कंपनी में ज़्यादा पैकेज मिलने वाला है तो इस कंपनी को छोड़ करके वे ज़्यादा पैकेज देने वाली कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और उत्तरोत्तर वो कंपनी बदलते जाते हैं। कदाचित ऐसा लगता है कि रीतिकाल के कवि भी जो हैं वे जहाँ ज़्यादा पैकेज मिलता है या उनको ज़्यादा वृत्ति मिलती है, उनको ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, वे वहाँ उस दरबार में चले जाते हैं। फिर वहाँ अगर उनका सम्मान घट जाता है तो फिर वे इतर दरबार में, इतर राज्य आश्रय में चले जाते हैं। एक और चीज महत्वपूर्ण है कि उस समय की प्रमुख प्रवृत्तियों में रीत निरूपण की प्रवृत्ति है और श्रृंगार विवेचन की प्रवृत्ति है। प्रायः जितने रीतिबद्ध कवि हैं, रचनाकार हैं, वे रीति निरूपण करते हैं। रीति से बंध करके जो काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के गुण दोष, अलंकार, रस, शब्द शक्ति या अन्य प्रकार के जो काव्यांग विवेचन है, वे उस प्रकार के विवेचन करते हैं। और इस विवेचन के पीछे उनका निहितार्थ ये है कि हम अपनी विद्वता की धाक या अपने आचार्यत्व की धाक अपने आश्रयदाता पर और सभा में बैठने वाले सभासद पर या अन्य लोगों पर जमाएं। और पराक्रांतर से इन सारी चीजों के द्वारा वे कवि शिक्षा देने का भी कार्य करते थे। अपने आश्रयदाता को कवि रूप में आकर के और कविता से संबंधित चीजों का ज्ञान देकर के वे प्रशिक्षित करने का भी कार्य करते थे। तो ये सामान्य प्रवृत्ति के रूप में, मुख्य प्रवृत्ति के रूप में रीति निरूपण की बात और श्रृंगार विवेचन की बात, श्रृंगारता की बात परिलक्षित होती है। गौण काव्य प्रवृत्तियों में आप देखेंगे तो राज प्रशस्ति, जिसे वीर काव्य या भक्ति काव्य या नीति काव्य की भी के रचने की भी बात आती है। ऐसा नहीं है कि रीतिकाल में केवल श्रृंगारिक विवेचन ही हो या भोग विलास की ही चर्चा हुई या मतलब केवल काव्यांग चर्चा ही हुई। भक्ति काल में, ये रीतिकाल में भक्ति काव्यात्मक रचनाएं भी हुई और नीति से संबंधित बातें भी हुई, राज प्रशस्ति से संबंधित बातें हुई। लेकिन हाँ, अंतर यही हुआ कि भक्ति काल में जहाँ राम और कृष्ण आराध्य के रूप में, इष्ट देव के रूप में, लीला पुरुषोत्तम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित होते थे, वहाँ रीति काल में वे सारे के सारे जो आराध्य थे, इष्ट देव थे, ईश्वर थे, प्रभु थे, वे सामान्य प्रेमी और प्रेमिका के रूप में चित्रित होने लगे। तो एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया और उन लोगों की चर्चा सामान्य मनुष्य और सामान्य नारियों के लौकिक श्रृंगारों की तरह की चर्चा होने लगी। भिखारी दास ने इस संदर्भ में एक मजे की बात कही है
कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। राधिका कन्हाई के सुमिरन का बहाना बना बना करके इन लोगों ने इस प्रकार से लौकिक श्रृंगारिक रचनाएं प्रस्तुत की कि ये जो राधा कृष्ण थे, ये जो राम जानकी थे, ये बिल्कुल सामान्य नायक नायिका की तरह से आ जाते हैं और उनका रूप में, उनका जो रूप है, उनका जो वर्णन है, उनका जो चित्रण है, बिल्कुल सामान्य रूप में होने लग जाता है। तो ये बातें परिलक्षित होती हैं। भक्ति काल में जहाँ ब्रह्म चर्चा होती थी, ईश्वर चर्चा होती थी, वहाँ रीति काल में काव्यांग चर्चा होने लगी। और काव्यांग में काव्य के जितने अंग हो सकते हैं और जितने रस के प्रकार हो सकते हैं, अलंकार के विवेचन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगी। और किसी न किसी रूप में रीतिकाल के जो रचनाकार हैं वे अपनी उक्तियों के द्वारा लोगों को चमत्कृत करने की जुगत में रहते हैं। कुछ इस प्रकार से अपनी उक्तियों को व्यवहारित करते हैं, सामने लाते हैं, चित्रित करते हैं कविता के माध्यम से कि लोग उनको सुन करके चमत्कृत हो जाएं, विस्मय में आ जाएं, कुतूहल में आ जाएं। तो इस तरह की रचनाएं जो हैं परोसी जाती हैं। भोग विलास और श्रृंगार की जहाँ तक बात की है, सामान्य वर्णन हो तब तो ठीक है, लेकिन रीतिकाल के कवियों ने, रचनाकारों ने श्रृंगार का इस तरह से भी वर्णन किया कि वह अश्लीलता में तब्दील हो गई। मर्यादा की दृष्टि से देखें तो वह किसी भी दृष्टि से ग्राह्य नहीं है। मतलब है इस तरह से अश्लील वर्णन किया, श्रृंगार के लपेटे में लपेट करके, या इस तरह से विवेचन किया कि वह चीजें जो हैं अश्लीलता में परिवर्तित हो गई, वो बिल्कुल अमर्यादित हो गई। यहाँ तक कि विपरीत रति तक का वर्णन किया रीतिकाल के इन श्रृंगारी कवियों ने। तो मर्यादा की दृष्टि से या मतलब सामान्य व्यवहार की दृष्टि से ये सारी चीजें जो हैं रीतिकाल के प्रति अरुचि पैदा करती है। रीतिकाल में जो रचनाकार हैं वे आचार्य और कवि दोनों की भूमिका में आ जाते हैं। जो रीतिबद्ध कवि हैं, संस्कृत में स्थिति भिन्न थी। संस्कृत में आचार्य अलग होते थे, कवि अलग होते थे, लेकिन रीतिकाल में एक ही व्यक्ति आचार्य का भी काम करने लगा, कवि का भी काम करने लगा। नतीजा ये हुआ कि ये चीजें जो है गडमड हो गई, विशृंखल हो गई। न पूरी तरह से आचार्यत्व ही संभल पाया, न पूरी तरह से कवित्व ही संभल पाया। हालांकि कविता तो उनकी गणनीय है या महत्वपूर्ण है, लेकिन आचार्य वाली बात जो है वो केवल फकत अनुवाद के रूप में रह गई और कोई मौलिक उद्भावना वो लोग नहीं कर पाए। हम संस्कृत में भी देखते हैं कि जो आचार्य हुए हैं उनमें बहुत सारे उद्भावक आचार्य के रूप में हैं, बहुत सारे व्याख्याता आचार्य के रूप में आते हैं और बहुत सारे कवि शिक्षा देने वाले आचार्य के रूप में आते हैं। तो हिंदी के जो रीतिकालीन कवि हैं उनमें कोई उद्भावक आचार्य नहीं हुआ। इन आचार्य कवियों ने कोई मौलिक उद्भावना नहीं दी या मौलिक सिद्धांत का अन्वेषण नहीं किया। वे एक बंदी परिपाटी पर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते रहे और अपने आचार्यत्व का झूठा प्रदर्शन करते रहे, और उन्होंने उनकी सिद्धांतों का उस प्रकार से व्याख्यात्मक विवेचन भी नहीं किया। हाँ, इन लोगों ने कवि शिक्षा का देने का कार्य किया और ये कवि शिक्षा देने में बहुत हद तक सफल भी रहे। एक बात और जो रीतिकाल में दिखाई देती है वह है कि खास करके रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि ये जो रीति मुक्त कवि हैं ये मिला जुला करके किसी न किसी नारी से आबद्ध हैं, उसके प्रेम पास में जकड़े हुए हैं। वो नारी वैश्या है, वो नारी गणिका है, वो सामान्य नारी कवयित्री है।
और उसको लक्षित करके वे अपनी कविता को बनाते हैं। चूंकि दरबारी पना वाली स्थिति है, दरबार है तो दरबार में तो नर्तकियां भी हैं, वैश्याएं भी हैं, और दरबार में कवि भी हैं, दरबार में गाने वाले बजाने वाले सभी प्रकार के लोग हैं। तो ये कवि लोग किसी न किसी वैश्या से संपृक्त हो जाते थे, उनका प्रेम संबंध स्थापित हो जाता था और उसको लक्षित करके वे अपनी रचनाओं को परोसते थे। जैसे घनानंद का प्रेम संबंध सुजान नामक वैश्या से था, पुनः बोधा का संबंध सुभान नामक वैश्या से था, फिर आलम का संबंध एक शेख रंगरेजी नामक स्त्री से था, जो स्वयं कवित्री भी थी, कविता का निर्माण करती थी। तो रीतिकाल के जो ये कवि हैं, उनमें बहुत सारे कवि ऐसे दिखाई देते हैं जो किसी न किसी वैश्या से जुड़े हुए हैं, आबद्ध हैं, और वे अपनी रचनाओं में बार बार उसका उल्लेख करते हैं और उसको लक्षित करके वे अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। रीतिकाल में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो शुरू में तो श्रृंगार विवेचन करते थे, शुरू में तो राजाश्रय में रहते थे, शुरू में तो अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते थे, लेकिन कालांतर में इन सारी चीज़ों से उनका मोह भंग भी हो गया और वे वृंदावन चले गए या मथुरा चले गए और वहाँ वो कृष्ण भक्ति में रम गए और कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं करने लग गए। तो रीतिकाल में कवियों की एक जमात इस रूप में भी दिखाई देती है कि वे लोग शुरू में श्रृंगार विवेचन करते हैं, अलंकार विवेचन करते हैं और कालांतर में फिर भक्ति भाव से संबंधित रचनाएं करने लगते हैं। तो कवियों की जितनी कोटियां हैं, चाहे वह कोटि रीतिबद्ध कवियों की हो या फिर रीति सिद्ध कवि की या फिर रीति मुक्त कवि की, ये सारे के सारे लोग किसी न किसी राज दरबार से संबंधित हैं, राजा का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और राजा जिस प्रवृत्ति का है, जिस रुचि का है, उसकी रुचि को परिपुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए अपनी रचनाओं को सामने लेकर के आते हैं। और भूषण जैसे कवि जो हैं, अगर वीर रस का वर्णन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो आश्रयदाता राजा है, चाहे वे महाराज शिवाजी हों या फिर छत्रसाल हों, तो वे स्वयं वीर हैं, स्वयं योद्धा हैं, इसलिए उनका जो राजाश्रय कवि है वह भी वीर रस का वर्णन करता है, वह भी अपने राजा को एक योद्धा के रूप में प्रस्थापित करता है। रीतिकाल की भाषा पर आप जब नजर दौड़ाएंगे तो रीतिकाल की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा है, जिसको विद्वानों ने, आलोचकों ने चलती हुई ब्रज भाषा कहा है। और मुख्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा है, मुख्य काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा है और लगभग सारे कवि ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। चूंकि ये लोग संस्कृत परंपरा से भी जुड़े हुए हैं, संस्कृत काव्य शास्त्रों और संस्कृत साहित्य से भी इनका परिचय है, तो जाहिर सी बात है कि इनको संस्कृत भाषा की भी जानकारी है और संस्कृत की जानकारी का प्रयोग ये अपनी ब्रजभाषात्मक काव्य में भी करते हैं। उस समय देश की जो राजकीय भाषा है या प्रकारांतर से कहें जो राजभाषा है या जो राजाश्रित भाषा है वह फारसी है, तो ये लोग फारसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इनकी रचनाओं में बीच बीच में फारसी भाषा के भी शब्द आते हैं और ये कवि रचनाकार जिस क्षेत्र के हैं तो उस क्षेत्र की जो सामान्य बोलियां हैं, बोलचाल की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के भी पुट इनकी रचनाओं में आते हैं। तो मिला जुला करके भाषा का जो सम्मिश्रित रूप है, जो मिश्रित रूप है, इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। आधार भाषा या मुख्य काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें
बोलचाल की अन्य भाषाएं, जिसमें संस्कृत भाषा के शब्द और जिसमें फारसी भाषा के शब्द भी मिले जुले हुए हैं। तो भाषा का जो एक मिश्रित रूप होता है वह सामने दिखाई देता है। एक चीज और इस संदर्भ में गौरतलब है कि ब्रज भाषा का अत्यंत परिमार्जित रूप या परिष्कृत रूप या बड़ा ही प्रौढ़ रूप सामने आ जाता है रीतिकाल तक आते आते। और रीतिकाल में अगर समझदार लोग होते भाषा की दृष्टि से, या भाषा के अच्छे प्रयोक्ता होते, या लोगों के दिमाग में ये बात होती कि अब उस ब्रज भाषा को या उस मुख्य काव्य भाषा ब्रज भाषा को व्याकरण के द्वारा संयमित कर देना है, मर्यादित कर देना है और प्रौढ़ बना देना है, उन सारी भाषाओं को व्यवस्थित कर देना है, तो एक बहुत बड़ा काम होता, जो काम रीतिकाल में नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ब्रज भाषा का जो लोक भाषा वाला रूप है, या उसमें अवधि का जो घुला मिला रूप है, या उसमें फारसी भाषा का जो रूप है वह व्यवस्थित नहीं हो पाया, वो मर्यादित नहीं हो पाया, वो अनुशासित नहीं हो पाया, पहली बात। दूसरी बात कि इस समय के जो रचनाकार हैं वो उन लोगों ने शब्दों का अंग भंग भी बहुत किया है। उन लोगों ने अपनी कवि चातुरी दिखाने के लिए और शब्द चातुरी दिखाने के लिए, एक तरह से शब्दाडंबर खड़ा करने के लिए और शब्दों के जाल में लोगों को भरमाने के लिए, एक तरह से उन लोगों ने शब्दों का अंग भंग व्याकरण की दृष्टि से उनका अपरिमार्जन भी किया है। तो रीतिकाल की एक बहुत बड़ी मतलब खराब बात है। फिर एक बात और है कि रीतिकाल का जो कवि है वह ऐसी ऐसी उक्तियों का प्रयोग करता है जिसको प्रकारांतर से हम ऊहात्मक कह सकते हैं, या अतिरंजित कह सकते हैं, या अतिशयोक्तिपूर्ण कर सकते हैं कि वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता से हट करके वह अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। इसीलिए इस संदर्भ में एक कवि ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि हाड़ के दसन ताही हीरा मूंगा मोती कहे, चाव के अधर ताही कहे बिंबा पर है। हाड़ के दसन ताही हीरा मूंगा मोती कहे, चाव के अधर ताही कहे बिंबा पर है। एती झूठी जुगती बनावे और कहावे कवि, तापे कहत हमेशा रदा गोबर है। ऐसी झूठी झूठी माने जुगतियां की जाती हैं, युक्तियां बनाई जाती हैं, और फिर उस समय का कवि कहता है कि भाई हमें शारदा को, माँ सरस्वती का साक्षात वर प्राप्त हुआ है। तो इस दृष्टि से भी रीतिकाल का जो काव्य है वह ध्यान आकर्षित करता है। उनमें चमत्कार प्रत्या, उसमें विस्मय कौतूहल वर्धन की बातें, उसमें अतिशयोक्ति अतिरंजित ऊहात्मक बातें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, और वास्तविकता से उनका संबंध जो है कटा कटा सा दिखाई देता है। हाँ, लौकिक साहित्य के सृजन की बात जहाँ है, जिसको बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वान आलोचकों ने कहा कि रीतिकाल में आकर के शुद्ध कविता की खोज हुई या शुद्ध कविता की रचना हुई, उसमें दर्शन का और विचार का और धर्म का बहुत सारा मतलब माने प्रस्तुतिकरण या उसमें विवेचन नहीं हुआ। एक शुद्ध कविता का जो रूप होना चाहिए या काव्य कला का जो प्रकर्ष होना चाहिए वो सामने आया रीतिकाल में। तो बहुत हद तक यह बात सही भी है कि रीतिकाल में कविता के रूप में या शुद्ध कविता के रूप में या काव्य कला का एक बड़ा ही प्रकर्ष रूप सामने आया, जो कई दृष्टियों से लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है, कई दृष्टियों से अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो श्रृंगारिक विवेचन वाली बात आई, और अतिशय श्रृंगार, चूंकि किसी भी क्षेत्र में जो अतिशयता होती है वो सर्वथा वर्जित होती है। जीवन में केवल अलंकार की और केवल श्रृंगार की और केवल भोग विलास की और केवल रस
ग्रहणता की बात नहीं होती है। जीवन में बहुत सारे महत्व उद्देश्य होते हैं जीवन के, और जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, जीवन में अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके समाधान तलाशने पड़ते हैं। तो रीतिकाल का कवि जो है प्रायः इन सारी चीज़ों को लेकर के मौन है। हाँ, वो बीच बीच में भक्ति की भी बात करता है, बीच बीच में नीति की भी बात करता है, और वे जो भक्ति की बातें हैं, नीति की बातें हैं, चाहे वो माने वृंद की हों, चाहे द्विजदेव की हों, चाहे गिरधर कबीराएँ की हों, या अन्य जो भी इस तरह के, या स्वयं बिहारी लाल के हों, तो एक जो परंपरा चली आ रही थी रहीम कवि से लेकर के, वो रीतिकाल के विभिन्न कवियों में भी दिखाई देती है, और वह जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी चीज़ें हैं। वे जीवन के लिए बहुत ही माने ग्रहणीय चीज़ें हैं, जिनसे जीवन का परिमार्जन और जीवन का संस्कार किया जा सकता है। तो मिला जुला करके रीतिकाल जो है उसमें मुख्य रूप से रीति निरूपण की, श्रृंगारिकता के विवेचन की बात है, काव्यांग चर्चा की बात है, लेकिन गौण रूप से नीति की भी बातें हैं, भक्ति की भी बातें हैं, और राज प्रशस्ति से भी बातें हैं, और भाषा का जहाँ तक रूप दिखाई देता है वह मिला जुला हुआ रूप दिखाई देता है। हाँ, जब आप रीति मुक्त कवियों पर दृष्टिपात करें, ध्यान दें, तो वहाँ रीति मुक्त कवि जो हुए हैं उन लोगों ने भाषा का बड़ा ही सुष्ठु रूप में भाषा को प्रयुक्त किया है, बड़ा ही प्रांजल रूप में, परिमार्जित रूप में उनकी भाषा दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रीति मुक्त कवियों की भाषा को, खास करके घनानंद की जो भाषा है उसकी बड़ी प्रशंसा की है। घनानंद की जो भाषा है उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है। घनानंद को लाक्षण, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि के रूप में वे चित्रित करते हैं, और लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि रीति मुक्त कवियों के प्रति बहुत अच्छी है। कारण यह है कि उनके साहित्य में भाषा का जो एक प्रांजल रूप हो सकता है, भाषा का एक जो परिमार्जित रूप हो सकता है, वह सामने आता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति मुक्त कवि हैं उनकी भाषा की बहुत प्रशंसा की है। और मिला जुला करके जो भाषा की स्थिति है, जैसी कि अभी हमने चर्चा की, वह मिश्रित भाषा की स्थिति है। मुख्य भाषा ब्रज भाषा है, उसमें फारसी का भी जोग है, उसमें अन्य बोलचाल की भाषाओं के भी शब्द। अब जैसे रीतिकाल के बहुत सारे कवि जो हैं अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं, अवधी प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मुख्य भाषा, मुख्य काव्य भाषा तो ब्रज भाषा है, लेकिन वे अवधी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो बीच बीच में अवधी के शब्द भी उसमें प्रयुक्त हुए हैं। और उस समय की राजभाषा फारसी है, तो फारसी शब्द का तो प्रयोग हुआ ही है। ये लोग संस्कृत के जानकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत के शब्दों का आना जाना भी इनके साहित्य में बना हुआ है, तो भाषा का जो एक सम्मिश्रित रूप है वह सामने आता है। आचार्य शुक्ल ने इस मिश्रित भाषा के विषय में अपनी इतिहास पुस्तक में इसका उल्लेख भी किया है। भिखारी दास के काव्य निर्णय की कुछ पंक्तियों के हवाले से वे लिखते हैं कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई, मिल संस्कृत फारसियो पय अति प्रगटजू होई। ब्रज मागधी मिलय अमर नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हु मिलय षटविधि कहत बखानी। तो एक तरह से भाषा का जो मिश्रित रूप है वह सामने आता है। फिर वे आगे लिखते हैं, सुर केशव मंडन विहारी, कालिदास ब्रह्म चिंतामणि मतिराम, भूषण सुजानिए लीलावर सेनापति,
निपट नेवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए। आलम रहीम रस खान सुंदराधिक अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हु सो जानिए। माने ब्रजभाषा जो है केवल ब्रज प्रदेश की ही भाषा नहीं थी उस समय, वो ब्रज प्रदेश के बाहर की भी भाषा थी और काव्य भाषा के रूप में पूरे देश के लोग उसको प्रयुक्त करते थे, उसको व्यवहारित करते थे। तो रीतिकाल में जो हिंदी भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा का रूप है वो प्रमुखता से दृष्टिगोचर होता है और ब्रजभाषा अपने साथ अन्य बोलचाल की भाषाओं को भी संयुक्त किए हुए है। उसमें फारसी भाषा का भी जोग है, फारसी भाषा का भी पुट है। और चूंकि रीतिकाल के लगभग सारे साहित्यकार संस्कृत परंपरा से भी परिचित हैं, संस्कृत भाषा से भी उनका संपर्क रहा है, तो वे गाहे बेगाहे संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो भाषा का एक मिश्रित रूप जो है वह सामने आता है। और भाषा का जो एक परिमार्जित रूप या परिष्कृत रूप या अतिरंजित रूप या अतिशक्ति वाला रूप जो है वह सामने आता है। जहाँ तक शब्द शक्तियों की बात है तो शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीन शक्तियों की चर्चा होती है। तो रीतिकाल में जो लक्षणा शक्ति है और जो व्यंजना शक्ति है उसका सर्वाधिक रूप से जोर दिखाई देता है। माने लोग अपनी बात लाक्षणिकता में, लोग अपनी बात व्यंजकता में ज्यादा करते हैं। और चूंकि लोगों को चमत्कृत करना है, खास करके अपने आश्रयदाता को चमत्कृत करना है, तो भाषा में लाक्षणिकता वाली बात और भाषा में व्यंजकता वाली बात और सीधे साधे रूप में न कह करके, अविधात्मक रूप में कोई बात नहीं कह करके, लक्षणा में और घुमा फिरा करके और संकेत में कोई बात कहना, ये बात रीतिकाल में बड़े ही प्रबल रूप में दिखाई देती है। और इस तरह से इस रीतिकाल में अनेक विशेषताएं, अनेक प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं और उन प्रवृत्तियों के आलोक में हम रीतिकाल का मूल्यांकन करते हैं, रीतिकाल का महत्व आंकते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने इस वीडियो में रीतिकाल की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की चर्चा की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया और बहुत सारी बातें हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियों और विशेषताओं के रूप में। बहरहाल हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं जो रीतिकाल की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। रीतिकाल के गुणानुवाद और रीतिकाल के विवेचन की तरफ उन्मुख करती हैं। और इस वीडियो में हम लोगों ने रीतिकाल की बहुत सारी विशेषताओं, बहुत सारी प्रवृत्तियों, बहुत सारी बातों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की जिस श्रृंखला पर हम लोग बात करते आ रहे हैं पिछले 7-8 वीडियो से, उस वार्ता को आगे बढ़ाने का काम इस वीडियो के मार्फत से किया गया। शेष बातें हम लोग हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में अगले वीडियो में करेंगे। बहरहाल अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।